हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज मैं वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, असर्शन रीजन के कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम्स में 100% हेल्पफुल रहेंगे अपने पेपर को क्रैक करने के लिए। तो इसलिए बेसिकली जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर क्लिक किए हैं वो आपके मोस्टली सारे के सारे कंसेप्ट्स को टच कर जाएगा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, ताकि आप इस चैप्टर में से ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन पेपर में नहीं देखेंगे जो आने वाला होगा। तो सारा का सारा ये जो चैप्टर है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है। एक एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से आखिरी तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट्स बोथ होल यूटिलाइज्ड यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज अचीविंग फॉर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। तो सिंपल सा एक वो लॉजिक कहता है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपकी ह्यूमन एफर्ट को कोऑर्डिनेट करता है, सारे के सारे रिसोर्सेज को असेंबल करता है, हर चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ता है। तो यही सारी चीज़, यही सारी क्वालिटीज़ आपकी ऑर्गेनाइजिंग में देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद दूसरा, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। ये बहुत ही छोटा सा माइनर सा कंसेप्ट था इस चैप्टर का, पर लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पेपर में ये पॉइंट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसका नाम है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर कितने ज़्यादा वर्कर्स को हैंडल कर सकता है, यानी कि एक मैनेजर के नीचे कितने सारे सबऑर्डिनेट्स लगाए जाते हैं, दैट इज़ आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब ध्यान से देखने वाली बात, इस क्वेश्चन से आपको एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। एज अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेज, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजर की एफिशिएंसी से। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजर की एफिशिएंसी। तो जितना ज़्यादा मैनेजर एफिशिएंट होगा, यानी एक टीचर सपोज करो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो एक टाइम पर ज़्यादा बच्चों को संभाल सकता है। एक टीचर एफिशिएंट है तो वो एक क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन अगर एक टीचर एफिशिएंट नहीं है तो वो 10 बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। तो बेसिकली यहाँ पर भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल इसी तरह के कंसेप्ट को हाईलाइट करता है। वो क्या कहता है कि अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है, अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, तो जो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। यानी कि जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी नीचे उतने ही बंदे कम चाहिए होंगे, जितनी एफिशिएंसी कम होगी उतने ही ज़्यादा बंदे मुझे नीचे लेवल्स पर चाहिए होंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है, यूरेनस लिमिटेड इज़ ए कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट्स। द वर्क इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सोनल और ये। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर। भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ये आपका फंक्शन। साफ साफ लिख दिया भाई, फंक्शन के हिसाब से उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बंटवारा कर दिया। जब मैंने फंक्शन के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को डिवाइड कर दिया, फिर क्या रह गया, फिर तो आपका फंक्शन स्ट्रक्चर हो गया ना। अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। जब भी हम प्रोडक्ट के हिसाब से अपने ग्रुप को बांट देते हैं, अपनी कंपनी को बांट देते हैं, तो क्या करते हैं, दैट इज़ अ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यानी जैसे सपोज पार्ले जी है, पार्ले कंपनी है, वो बिस्कुट भी बनाए और फ्रूटी भी बनाए, तो क्या होगा, इट इज़ अ डिविजनल स्ट्रक्चर। जब मैं प्रोडक्ट के हिसाब से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तब वो आपका बन जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके बाद ऋषभ हैज ज्वाइंड क्रिएटिव हेड इन द एंटरटेनमेंट कंपनी। ही ऑलवेज एंश्योर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सिमिलर नेचर। देखो ध्यान देने वाली बात, एक जैसे नेचर की एक्टिविटीज़ को एक जगह पर ग्रुप करने की बात कर रहा है, तो दैट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा है। सबसे पहले हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को एक जैसी जगह पर रख देते हैं, दैट इज़ डिपार्टमेंट बना देते हैं। इसी को हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद आपके पास आ जाता है
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो करेक्ट सीक्वेंस याद रखने का हमने तरीका निकाला था IDAE। आइडिया की स्पेलिंग में हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, आखिरी दोनों स्पेसिस को चेंज कर दिया, तो इस इज़ आइडिया। तो याद रखने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, ये रहा आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद डिवीज़न ऑफ वर्क था, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये रहा। देखिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट बना रहे हैं, फिर असाइनमेंट कर रहे हैं और फिर एस्टेब्लिशिंग, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म असाइंग ड्यूटी। ड्यूटी की बात कर रहा है, ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर की बात कर रहा होता तो हम कहते हैं अथॉरिटी, और अगर आंसर की बात कर रहा होता तो हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डीमेरिट ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो कौन सी चीज़ है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की डीमेरिट नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं मोर एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल। भाई बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट का बंदा अपने डिपार्टमेंट को सुपीरियर बनाने की कोशिश करेगा, तो ये इसका डीमेरिट है। लीड्स टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, ये भी इसका डीमेरिट है। इट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, भाई एक कोऑर्डिनेशन मतलब एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से मिलकर काम करने में दिक्कत आएगी, ये भी इसकी डीमेरिट है। ये है इसकी मेरिट, यानी कि मैंने काम को छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट दिया तो डिवीज़न ऑफ वर्क आएगा, और डिवीज़न ऑफ वर्क आएगा तो स्पेशलाइजेशन आएगी। इसके बाद विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी हायर मैनेजमेंट लेवल एंड, वो कह रहे हैं कि व्हेन डिसीजन मेकिंग इज रिटेन्ड टू बी हायर लेवल, जब मैं सारी की सारी पावर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अपने पास रख लेता हूँ, टॉप मैनेजमेंट अपने पास रख लेती है, वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो इसका आंसर आ जाता है सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज्ड। तो यानी कि सारे के सारे डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट ले रही है, और जब मैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो कहाँ जाती है वो पावर, वो मिडिल लेवल लोअर लेवल तक चली जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी, इसके अंदर हमने पढ़ी कि पावर अगर टॉप के पास तो सेंट्रलाइजेशन, अगर मैंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसेंट्रलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड, यानी हम किस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। मैं जवाबदेही को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सपोज़ मेरे मैनेजर ने मुझे काम दिया, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, मुझे उसे जवाब देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ अ डेलीगेशन, डेलीगेशन का कौन सा एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इसमें बात करूं तो तीनों ही एलिमेंट्स आपके डेलीगेशन के, जब हमने डेलीगेशन का प्रोसेस पढ़ा तो हमने तीन ही चीज़ें पढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, तीनों चीज़ें मेंशन है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। इसके बाद Harshit Limited has grown in size. It was a market leader, but with changes in the business environment, entry of MNC. Its market share is declining. To cope up with the situation, CEO started delegating his authority to the general manager, who has felt overburdened, and with the approval of CEO, some of his authority to the various level to the ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ध्यान देने वाली बात वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ पावर, देखो हर्षित लिमिटेड साइज़ में बड़ी होती जा रही थी, सीईओ सारा का सारा बोझ अपने ऊपर नहीं ले पा रहा था, वो ओवरबर्डन हो गया था, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने अलग अलग अथॉरिटीज़ के अंदर पावर को बांट दिया। ध्यान देने वाली बात, मैंने जनरल मैनेजर को पावर दी, जनरल मैनेजर ने आगे पावर दी, तो ये आपकी डिसेंट्रलाइजेशन की बातें कर रहा है। इन विच सिचुएशन डिविजनल स्ट्रक्चर हैपन्स टू बी अप्रोप्रिएट, डिविजनल स्ट्रक्चर भैया कहाँ पर अप्रोप्रिएट होता है। देखो सबसे पहले लिख रहा है मेजर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर तो है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात, अगर आपके पास क्वेश्चंस में कभी भी कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाए, बोथ ए और बी, बोथ ए और सी, मुझे पता है ए आंसर तो आ ही रहा है, लेकिन फिर भी मुझे दूसरा आंसर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो वेयर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्वाइट लार्ज, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तब भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली रियलाइज द ऑब्जेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एंश्योर्ड विच एक्टिविटीज़ विल हैव टू बी
परफॉर्म। तो अगर मुझे सक्सेसफुली किसी ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज़ करना है तो मुझे सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट करना पड़ेगा, सारी एक्टिविटीज़ को बिग स्मॉल्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ऑल एक्टिविटीज़, सम सिमिलर एक्टिविटीज़ आर पुट टुगेदर। तो देखो, एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक जगह पर डालना पड़ेगा, तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन की बातें कर रहा है। इन दिस वे सम नेसेसरी डिपार्टमेंट्स आर set up. The reason for doing is to exercise control over the administrative expenses. तो वो बात कर रहा है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच सिमिलर डिपार्टमेंट्स आर सेटअप। तो हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया था, इसका आंसर आएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी अभी हमने पीछे भी इस कंसेप्ट को पढ़ा था। अब भाई अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी हमने क्या कहा था, किस डायरेक्शन में मूव करती है। मैनेजर ने मुझे काम दिया है तो जवाबदेही किसकी है, मेरी है ना। तो मैं मैनेजर को जाकर रिपोर्ट करूँगा ना, सर ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। वो कौन सी बात है जो डिविजनल स्ट्रक्चर की मेरिट नहीं है, यानी कि फ़ायदा नहीं है। तो लिखता है भाई प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, ये बिल्कुल ओके है। फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, ये बिल्कुल ओके है। एक्सपेंशन को प्रमोट करता है, ये बिल्कुल ओके है। ये डिफरेंट फंक्शंस को इंश्योर नहीं करता, ये प्रोडक्ट को इंश्योर करता है, तो इसलिए ये इसकी मेरिट नहीं है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अभी अभी मैंने ऊपर बताया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब सारी की सारी पावर मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ, तो रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मैं अपने पास रख लेता हूँ। इसके बाद आपके पास 19th क्वेश्चन आ जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। कंटेंट के हिसाब से इन तीनों चीज़ों को मैच करें। तो सबसे पहले आपके पास डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर है जो आपका वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को फोकस करता है। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका फंक्शंस को करता है। और जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी अभी अभी हमने डिटेल करी कि मैनेजर्स को, सुपरवाइज़र को सुपरवाइज करता है। तो इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में कहता है कि डीमेरिट के बेस पर भैया इसे एनालाइज करो। डीमेरिट के बेसिस पर एनालाइज करना है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर की डीमेरिट को चेकआउट करना है। तो सबसे पहले डिविजनल स्ट्रक्चर नॉन इकोनॉमिकल है। नॉन इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसे की वेस्टेज होती है, यहाँ पर डुप्लीकेसी ऑफ वर्क आपको देखने को मिलता है, तो इसीलिए। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, दैट इज़ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स के बेसिस पर मैच करना है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का फीचर क्या होता है और फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर क्या होता है, इसी के हिसाब से डिविजनल स्ट्रक्चर का फीचर है आपके पास परफेक्ट कंट्रोल, यानी एक बंदा अपने डिवीज़न पर पूरा का पूरा कंट्रोल रख सकता है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, एक काम में स्पेशलिस्ट बनाता है, तो इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, देखो तीन चीज़ें और यहाँ पर तीन चीज़ें। तो सबसे पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन की बातें करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिपार्टमेंटलाइजेशन में पढ़ा था एक जैसे काम को एक जगह पर शिफ्ट कर देना। तो अगर मैं वैसे भी पढ़ूं तो देखो 4 ऑप्शन मेरे पास गिवन है, 4 ऑप्शन में से 2 ही ऑप्शन बचे जिसका आंसर सी है। तो मुझे ए और बी को तो चेकआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। भाई डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर हम क्या बातें कर रहे थे, डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर हम बातें कर रहे थे कि काम को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, तो डिवाइडिंग एज पर प्लान। तो लिख रहा है थर्ड का ए होना चाहिए, तो थर्ड का ए आंसर होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन है डी। उसके बाद आपके पास आ जाता है चूज़ द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर को चूज़ करना है, तो देखें सबसे पहले लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल और डिविजनल, और उसके बाद नैरो स्कोप है और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले लिखता है लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। लीड्स टू स्पेशलाइजेशन यानी वो कौन सी बात है जो आपके स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करेगी, तो ये आपकी इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल और डिविजनल क्या है, दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गए, तो ये हो गया। अब भाई ध्यान से देखो, ए का आंसर, फर्स्ट का आंसर है सी और सेकंड का आंसर है डी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ भाई, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है जो ऐसा मैच कर रहा है। तो इसीलिए मैं सारे के सारे ना भी पढ़ूँ, 2 या 3 जो श्योर मैच द फॉलोइंग है उसे पढ़ूंगा, तो मैच द फॉलोइंग में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
उसके बाद अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करता है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे अराइज होती है? अथॉरिटी आपके पास अराइज होती है अथॉरिटी अथॉरिटी आपके पास अराइज होती है फॉर्मल पोजीशन से। फॉर्मल पोजीशन का मतलब आपके पास जिस पोजीशन पर हो, टॉप लेवल पर हो तो ज़्यादा पावर, मिडल पर हो तो कम पावर, और उससे लोअर पर हो तो उससे कम पावर। उसके बाद आपके पास आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही कैसे होती है? जवाबदेही होती है जब आपको कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, भाई मेरी मम्मी ने मुझे काम दिया, मुझे उस काम को कंप्लीट करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है, तो इसलिए। और उसके बाद आपके पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एनालाइज होती है? जब अराइजेज फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जब कोई मुझे काम के साथ पावर भी दे देता है तब वो अराइज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज डिसीजन मेकिंग पावर तो मैनेजर ने अपने पास रख ली और काम करने को मुझे भेज दिया, अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैनेजर की जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे सिर्फ जिम्मेदारी दी, उस काम को कंप्लीट करने की पावर नहीं दी। यही बात वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद आपके पास आ जाता है एक और लास्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले वो लिखता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, तो सबसे पहले लिखता है कि हम इस चीज़ में क्या करें, तो डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़। हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने पढ़ा भाई सिमिलर नेचर वाली बातें कर रहा है, तो सिमिलर नेचर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? सी पॉइंट में दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट ऑप्शन का ए है, सेकंड का सी है, तो सिर्फ एक ही आपका ऐसा ऑप्शन बनता है जिसके अंदर ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में असर्शन रीज़न तो बहुत ज़रूरी है। असर्शन रीज़न के बिना तो हम कोई भी क्वेश्चन को सोच ही नहीं सकते, किसी भी एग्ज़ाम को सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू होगी। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व आइडेंटिफाई एंड डिवीज़न ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान, यानी प्लानिंग के बेसिस पर ही हम अपने आइडेंटिफाई करते हैं। भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखो दोनों में ही आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। इसके बाद आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब रिलेटेड ड्यूटीज़। बात बिल्कुल ठीक। ऑर्गेनाइजिंग में क्लियरली पता लगता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये तो ड्यूटीज़ की बातें हो रही हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर। देखो क्रिएटिविटी की बातें कर रहा है, क्रिएटिविटी की बातें कर रहा है, यानी कि ठीक है भाई मैनेजर की माइंड पावर को बढ़ाता है। ऊपर ड्यूटी की बात कर रहा था, नीचे माइंड पावर की बात कर रहा था। दोनों ट्रू हैं लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद आपके पास आ जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। भाई ठीक है मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। डिवीजन ऑफ वर्क है तो स्पेशलाइजेशन को भी बढ़ाता है, तो इससे प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, तो मान लिया बिल्कुल ट्रू है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन promotes efficiency and the utilization of manpower, perform similar tasks in similar department, able to improve the performance। देखो ऊपर भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, ऊपर भी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात कर रहा था, और नीचे भी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन ट्रू हैं और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर आएगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन मैनेजमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज़। तो लिखता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन इनिशिएटिंग अमंग एम्प्लॉयज़। भाई मैंने पावर दे दी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, तो अब वो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो आइडियाज़ दे पाएंगे, तो बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड द नीड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोवाइड्स देम अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। देखो इनिशिएटिव की बात कर रहा है, इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था जिसमें हम एम्प्लॉय को मौका दे रहे थे ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, और यहाँ पर भी वो मौका देने की ही बातें कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक, ये दोनों ट्रू हैं, एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद अगर बात करें तो अथॉरिटी डिटरमाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वेयर सुपीरियर कम्युनिकेट्स हिज डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट। उसके बाद
कंप्लायंस फ्रॉम हिम, सबॉर्डिनेट एग्जीक्यूट द डिसीजन एज पर द गाइडलाइन ऑफ द सुपीरियर। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, ऊपर मालिक ने मुझे काम दिया है, मैं अपना दिमाग कम चलाऊंगा और मैं उसे ऐसे ही करूंगा जैसे मालिक ने मुझे गाइडलाइंस दी थी, बिल्कुल ठीक। अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, गलत। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज द ऑब्लिगेशन है, यानी कि जो ड्यूटी मुझे दी है उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, जवाबदेही। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स है। तो एक ही आंसर हमारे पास बचता है कि भाई असर्शन तो ट्रू है और रीज़न जो है वो फॉल्स है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट फिर से देखो, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एट अपर लेवल इज जनरली नैरो वाइल एट लोअर लेवल इट इज़ वाइड। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई टॉप लेवल के ऊपर जो है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लोगों को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम चाहिए, नीचे कम लोग चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, यानी जो मालिक है कंपनी के वो एफिशिएंट होते हैं, माइंड वर्क कर सकते हैं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, इसलिए नैरो होते हैं। और नीचे आते आते डफर लोग भर्ती हो जाते हैं, डफर भी नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं अनस्किल्ड लोग जो हैं वो आ जाते हैं। तो जैसे ही अनस्किल्ड आएंगे उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी काम करने की, उनके ऊपर ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे, तो इसलिए नीचे आते आते वो स्पैन जो है वो वाइड हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। ओके इसके बाद हम देखते हैं द टास्क एलोकेटेड टू सबऑर्डिनेट्स एट लोअर लेवल आर मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, दस मेकिंग सुपरविजन इजी एंड सिंपल। तो वो यहाँ पर कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि भाई जब नीचे आता जाता हूँ तो वो प्रिसाइज हो जाता है, क्लियर कट हो जाता है, वहाँ पर सोचने का कुछ नहीं रह जाता। वहाँ आपने जो काम आपको असाइन किया है वही काम यहाँ पर करना है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब हम अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो उन्हें हमें सिर्फ गाइडेंस देनी होती है, गाइडलाइंस देनी होती है, भाई ये काम ऐसे करो, तो ये काम है आपका, ये भी ट्रू। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास आएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। इसके बाद डेलीगेशन हेल्प्स द मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन विदाउट इट एक्टिविटीज आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू हिमसेल्फ। अगर भैया एक मैनेजर डेलीगेशन नहीं करेगा तो सारा का सारा काम उसे करना पड़ेगा और वो ओवरबर्डन हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक। ए मैनेजर नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज़ कैन नॉट मैनेज एवरी टास्क ऑफ हिज ओन। फिर वही बात करें कि एक मैनेजर कितना ही कैपेबल क्यों ना हो लेकिन सारे काम खुद हैंडल नहीं कर सकता। वॉल्यूम ऑफ वर्क्स मेक इट इम्प्रैक्टिकल टू हैंडल हिम हिमसेल्फ। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो सारा का सारा काम हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए रीज़न भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिगेशन। एब्डिगेशन का मतलब होता है त्यागना। तो वो ये कहता है कि अगर मैंने कोई चीज़ डेलीगेट कर दी, भाई अगर मैंने कोई चीज़ डेलीगेट कर दी तो क्या मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर सपोज करो मैंने कोई काम अपने छोटे भाई को दिया, मुझे पता है वो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, तो एटलीस्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो डेलीगेशन का मतलब त्यागना नहीं है, अभी भी मेरे पास उस काम की जिम्मेदारी है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। ये मैनेजर अंडर ऑब्लिगेशन परफॉर्म्ड द डेलीगेट टास्क, बिल्कुल गलत। अगर मैंने काम को डेलीगेट कर दिया तो सबऑर्डिनेट की, जूनियर की जिम्मेदारी है उस काम को पूरा करना। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा सी, यानी कि असर्शन तो ट्रू है और रीज़न जो है वो आपका फॉल्स है। इसके बाद आपके पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अभी हम एक क्वेश्चन भी ऊपर करके आए हैं, तो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? अथॉरिटी से। आपके पास पावर है, आपकी जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से होंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी काम पूरा नहीं होता, जिम्मेवारी किसकी है उस काम को पूरा करने की? आपकी। तो इसलिए ये ट्रू है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू सबऑर्डिनेट प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, जहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ों को परफॉर्म करोगे। वंस अथॉरिटी हैज़ बिन डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड वन कैन नॉट डिनाई द अकाउंटेबिलिटी। आपको पावर दे दी, आपको जिम्मेदारी दे दी, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस काम का जवाब दें, काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये आंसर भी बिल्कुल ट्रू है। तो बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू।
उसके बाद आपके पास आ जाता है ए लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन टोटली डिसेंट्रलाइज। तो एक लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटली डिसेंट्रलाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। मालिक सारी की सारी पावर अगर डिसेंट्रलाइज कर देगा तो उसे मालिक कौन समझेगा भाई, तो इसीलिए ये है फॉल्स। तो एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज टेंडेंसी मूव टूवर्ड डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट हायरार्की। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं सारी की सारी पावर अपने पास रख लूँगा तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट में हायरार्की ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी पावर मेरे पास है तो टॉप और मिडल या लोअर और मिडल का तो कोई वजूद ही नहीं है, उनके पास कोई पावर ही नहीं है। तो इसीलिए ये आपका ट्रू है। तो इसलिए आपके पास इसका आंसर आ जाएगा डी। तो यहाँ पर वही बातें यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि ध्यान से देखो तो हर एक चीज़ बड़ी ही आसान है, चाहे वो असर्शन हो चाहे रीज़न हो। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस विद द सेंट्रलाइजेशन इन द एरिया ऑफ अ पॉलिसी डिसीजन। भाई बिल्कुल ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, ना तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ट्रू। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द डिसीजन मेकर नीड फॉर ऑटोनॉमी, यानी हम आपको पावर दे देते हैं, आप अपने आप खुद ब खुद सोच सकते हो। सेलेक्ट दोज डिसीजन विच पुश डाउन टू द लोअर लेवल एंड रिटेन्ड हायर लेवल, कि कौन से डिसीजंस को लोअर लेवल पर ट्रांसफ़र करना है, कौन से को हायर पर रखना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लग जाती है। तो इसका आंसर आएगा ए। डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अप्लाइड बाय द क्वेश्चन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलजुल कर ही डिसाइड करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट का ही फंक्शन है कि वो किस किस को पावर देना चाहती है। इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन डिसइंटीग्रेशन इफ द डिपार्टमेंट स्टार्ट्स टू ऑपरेट देयर ओन गाइडलाइंस विच में कॉन्ट्रेरी इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या हो सकता है भाई, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा, अपनी पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर देगा। तो इसलिए सोच समझ के पावर देना ज़रूरी है। तो दोनों के दोनों चीज़ें ट्रू हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ ए आउटकम ऑफ अ प्लानिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो आपके प्लानिंग प्रोसेस की डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप किस तरीके से काम करते हो, आप फंक्शन के हिसाब से काम करना चाहते हो या प्रोडक्ट के हिसाब से, तो इसीलिए ये फॉल्स है। उसके बाद आपके पास आ जाता है द रीज़न लीड्स टू क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइडेड ऑन द रूल्स फिल्ड बाय द स्किल पीपल डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़। तो ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हम यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं वो रोल के हिसाब से क्या काम करना है, स्किल्स के हिसाब से, रिलेशन क्या है, सीनियर जूनियर का है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ट्रू हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन की बातें कर रहा है, तो इसीलिए ये बिल्कुल ओके है। तो इसका आंसर आएगा डी। इसके बाद आपके पास अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो लिखता है असर्शन एंड रीजन में द नीड फॉर एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ट बाय एन एंटरप्राइज वट एवर इज द ग्रोथ इन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। बात बिल्कुल ठीक भाई, एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके साइज के हिसाब से, उसके कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट, एमरजेंस ऑफ न्यू फंक्शन। भाई जैसे जैसे बड़ी होती जाती है ऑर्गेनाइजेशन तो कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है, डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं, फंक्शंस को अलग अलग करना पड़ता है ताकि सारे फंक्शन स्मूथली काम करें। तो ये भी ट्रू है और ऊपर वाला भी ट्रू है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इंडिस्पेंसिबल मींस द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर द बिजनेस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। बात बिल्कुल ठीक, अगर स्ट्रक्चर में गड़बड़ तो बिजनेस में गड़बड़, बिजनेस में गड़बड़ तो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। उसके बाद ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो, बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो ये भी ट्रू, बोथ आर ट्रू। तो इसलिए आपके पास आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद हमारे पास अदर्शन रीज़न से थोड़ा सा आराम लेते हैं, रिलैक्स लेते हैं। अब हम फिर से एक या दो केस स्टडी कर लेते हैं। मोहित ओनर है रवि कंस्ट्रक्शन का, डिसाइडेड अ कैंपेन इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएटिंग ए क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट इन एफर्ट टू डेवलप क्लीन सराउंडिंग्स, has a team of 30 members, different ways adopted keeping in the area clean. Different people had different suggestions. Some suggested had to take local resident including young children. One suggest employees should be youth and the help of volunteer was given also. Combination most effective was selected for implementation.
ओके तो ये हमने इतना सारा पढ़ लिया, हमने कई सारी पॉलिसीज़ का कॉम्बिनेशन कर लिया। तो उसके बाद इसने मेरे से पूछा कि आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ द वर्क एलोकेटेड टू डिफरेंट मेंबर्स विच स्टेप डज रिप्रेजेंट। तो वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई कर लिया हमने, उसके बाद अलोकेट कर दिया, लोगों को अलग अलग वर्क हमने एलोकेट कर दिया। तो हमने यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी लगा दी, ड्यूटी लगा दी। तो इसका आंसर आएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इसके बाद 10 एन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन हैव चूजन which group similar activities together in order to minimize the duplication of effort, which step under refer to this product line। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि भाई इसके अंदर आपने क्या किया, वो कह रहा है ग्रुपिंग की बात कर रहा है, एक जैसा काम एक जगह पर कर दिया, दैट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहा है। तो अब ये मेरे लिए बिल्कुल आसान है। उसके बाद 10 ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन वॉज चूजन विच ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एप्लीकेशन, विच स्टेप अंडर द प्रोसेस इज बिंग रेफर्ड टू द प्रोडक्ट लाइन। फिर से वही डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहा है, फिर से ग्रुपिंग की बात कर रहा है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर कर पूछने की बातें कर रहा है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 एन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन विच ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एप्लीकेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन इज रेफर्ड इन दिस लाइन। इस डिज़ाइन में कौन सा रेफर्ड है, फंक्शन के हिसाब से हम चीज़ों को ग्रुप कर रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर आएगा फंक्शनल। ओके इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी में आ जाता है, अमन डिसाइडेड टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, आइडेंटिफाई मेन एक्टिविटीज़, परचेज ऑफ मशीनरी, टॉयज, फाइनेंस, सेल्स। उसने मेन एक्टिविटीज़ पर फोकस किया। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क ही थॉट 4 मैनेजर्स आर अपॉइंटेड, 4 मैनेजर्स की जरूरत है। एज प्लान्ड business is doing well, but the manager of production department is overburdened with the routine work. In concentrate many department to overcome his problem, he entrusted his responsibility to a immediate subordinate। ध्यान देने वाली बात, परचेज मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इमीडिएट सबॉर्डिनेट को दिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं फैलाया। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं फैलाया। ओके आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर डेलीगेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन की बातें कर रहा है। विच प्रोसेस इज यूज्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ द वर्क। डेलीगेशन का मतलब क्यों, क्योंकि उसने अपनी पावर सिर्फ इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करी। तो इसीलिए जो कह रहा है कि आइडेंटिफाई हमने किया ऊपर वाले कंसेप्ट में, वो क्या था, वो उसका बेस क्या था, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। तो वो कह रहे हैं कि डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांटा तभी तो मैंने चीज़ों को एनालाइज किया ना। एंड हु विल बी अकाउंटेबल फाइनली, अगर भाई सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगा तो अकाउंटेबल फाइनली कौन होगा, दैट इज द मैनेजर। मैनेजर ही फाइनली अकाउंटेबल होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी के मालिक ने तो परचेज मैनेजर को काम दिया था ना, उसे मतलब परचेज मैनेजर से है, वो आंसर परचेज मैनेजर से मांगेगा, तो फाइनली मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। वो मजबूरी थी कि उसने काम दूसरे को डेलीगेट किया, लेकिन फिर भी ही इज़ फाइनली रिस्पॉन्सिबल। तो ऑर्गेनाइजिंग के यही बहुत सारे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े। इससे हमारे ऑलमोस्ट डेलीगेशन के, डिसेंट्रलाइजेशन के, ऑर्गेनाइजिंग के सारे कंसेप्ट पूरे हो गए। कोई केस स्टडी रह जाती हो या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह जाता हो तो आप वो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।